नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केस कंट्रोल एंड कोहेरेंट स्टडी। इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। केस कंट्रोल पहले पढ़ेंगे। ये 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो पूछता है केस एंड कंट्रोल। उसके बाद से हम कोहेरेंट स्टडी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। होता क्या है, केस कंट्रोल स्टडी, इसमें क्या होता है कि जब हम स्टडी करते हैं तो 2 चीजें याद रखना। टाइम का, इसमें क्या होता है कि हम स्टडी करने के लिए पास्ट में जाते हैं। हम स्टडी करने के लिए पास्ट में जाते हैं। अगर ये मान लेते हैं ये प्रेजेंट है, ठीक, और ये इसमें ये आपका हो गया पास्ट, ठीक, और ये हो गया फ्यूचर, ठीक। अब इसमें क्या होता है, जब हम कोहेरेंट स्टडी करते हैं, उसमें क्या होता है, हम फ्यूचर के तरफ बढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम केस कंट्रोल स्टडी करते हैं, ठीक, तो इसमें हम पास्ट के तरफ बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है, जब एक्सपोजर और इफेक्ट की बात हम करते हैं, इफेक्ट की, तो अगर किसी को डिजीज हो गया है, ठीक, डिजीज हो गया है, ध्यान देना, किसी को वो डिजीज हो गया है, उसके बाद उस डिजीज का कारण जानने के लिए, काज हम जानने के लिए पीछे की तरफ स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर किसी को लंग कैंसर हो गया है, लंग कैंसर यहां पे हो गया है, ठीक, यहां पे लंग कैंसर उनको हो गया है, ध्यान देना। कारण क्या था, काज क्या था लंग कैंसर होने का? स्मोकिंग था या फैक्ट्री वर्क था, ऑक्यूपेशनल जो वर्क करते हैं वहां पे वो। तो पहले आपका क्या मतलब कि आउटकम आपको दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है, ये हो गया इफेक्ट, इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। और ये क्या है, काज की बात कर रहे हैं। तो हम पहले लंग कैंसर किसी का हो गया, अब इसके बारे में हम जानने के लिए हम पीछे जाते हैं। तो केस कंट्रोल में यही होता है। केस कंट्रोल स्टडी जब हम करते हैं, एनालिटिक स्टडी है ये, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जब क्या लंग कैंसर हो गया, इस लंग कैंसर की वजह जानने के लिए हम कहां जाते हैं, पीछे जाते हैं। सिंपल सी बात समझ में आई इसमें। इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे जाके स्टडी करना, पीछे जाके कारण पता करना, ठीक, कि कैसे बीमारी हुई। तो ध्यान रहेगा, लंग कैंसर हो चुका है, ठीक, अब उसके कारण को जानने के लिए हम पीछे की तरफ जाते हैं। समय में बैठ के, मशीन में बैठ के नहीं जाते, हम स्टडी करते हैं। हम जाके क्वेश्चन पूछते हैं, उस हॉस्पिटल में पूरा डाटा लेते हैं, जिससे हम निकाल के लेकर आते हैं कि इतने लोग इससे प्रभावित थे, इतने लोग को कैंसर हुआ, तो इतने लोग स्मोकिंग कर रहे थे, वो सारा डाटा हम निकालते हैं। तो केस कंट्रोल स्टडी यही होता है। सिंपल सी बात समझ में आया। इसमें हम कहां से कहां चलते हैं, इसको हम कहते हैं इफेक्ट टू काज, इफेक्ट टू काज के तरफ हम चलते हैं। यानी कि जो आपका केस स्टडी की बात करें हम, तो इफेक्ट हमें दिख रहा है, या फिर इसी को हम बैकवर्ड क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्टडी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्टडी। ध्यान रखना, यानी कि हम पीछे की तरफ जाके देख रहे हैं ना, बीमारी कैसे हुई, क्या कारण हुआ, तो वही कर ये स्टडी इज द कंपेयर द पेशेंट हु हैव द डिजीज एंड आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट विद द cases with the patient who do not have the disease or outcome is the control। केसेस और कंट्रोल में एक चीज है, केस और कंट्रोल होता क्या है, हम इसको समझेंगे। केस और कंट्रोल, देखो, केस की बात करें हम, केस की बात करें, और कंट्रोल, ठीक। तो केस कहीं कहीं सिमिलर, केस में क्या हुआ, आपको डिजीज दिखेगा, इसमें आपको डिजीज दिखेगा, इसमें डिजीज नहीं दिखेगा,
इसमें आपको डिजीज दिखेगा। ठीक, एक्सपोज तो ये भी होंगे, ये भी स्मोकिंग करेंगे, स्मोकिंग ये भी करेंगे। ठीक, स्मोकिंग ये भी करेगा, स्मोकिंग ये भी करेगा। ठीक, डाटा ये दोनों एक ही पॉपुलेशन से आएंगे, ये दोनों का सेम, अगर ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है या फिर कोई कम्युनिटी है, ठीक, तो ये सेम जगह से आएंगे, हम सेम जगह का लेते हैं डाटा। ठीक, इसमें इतने लोग स्मोकिंग करते हैं, उनमें डिजीज देखा जा रहा है, इसमें डिजीज नहीं देखा जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं। तो केस कंट्रोल का समझ में आया, कहीं कहीं हद तक ये कंट्रोल जो होता है केस की तरह ही होता है, सब कुछ रहेगा उसमें, लोग स्मोकिंग करेंगे, उनका एज हो गया, उनका सेक्स हो गया, चीजें सेम रहेंगी, बशर्ते बस इतना यही रहता है कि जो इसमें क्या होता है, डिजीज आपको देखने को नहीं मिलता, डिजीज नहीं होते हैं विदाउट डिजीज, और इसमें क्या होता है, डिजीज होता है। तो केस कंट्रोल समझ में आया। ठीक, कंट्रोल आपका हो गया। लुक बैक द बैक रेट्रोस्पेक्टिव टू द कंपेयर frequently is the exposure to risk factor present in the each group of the determine is the relation between the risk factor and the disease। यानी कि वही जब हम स्टडी करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमको कारण पता चल गया है, उसको डिजीज आपको इफेक्ट दिख रहा है, आउटकम आपको दिख रहा है, अब उसके कारण को पता करने के लिए हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि हमारा डायरेक्शन जो होता है, ध्यान देना, हमारा टाइम हमारा इधर चल रहा है, टाइम का डायरेक्शन ठीक है, टाइम का डायरेक्शन ठीक है, लेकिन जब हम स्टडी करते हैं तो हमारा डायरेक्शन किधर रहता है, डायरेक्शन हमारा, यानी कि डायरेक्शन बात करें बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो दो क्वेश्चन यहां निकल के आते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव होता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, टाइम इसका सही चलता रहता है, लेकिन हम स्टडी कहां करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाके। यानी कि यहाँ पे लंग कैंसर हो गया, ध्यान देना, यहाँ पे लंग कैंसर हो गया है, और हम कारण पता करने के लिए हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी कि उससे पीछे जाने का मतलब ये हुआ कि हम कैसे डाटा ले रहे हैं। ठीक, तो उससे स्टडी करने के लिए डाटा जो लेते हैं हम पीछे की तरफ बढ़ते हैं, इसी को बैकवर्ड डायरेक्शन में बोलते हैं स्टडी करना। यही हम कोहेरेंट की बात करेंगे तो ध्यान देना, उसमें हम फर्दर आगे हम फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर में जाके हम स्टडी करने के लिए फ्यूचर में जाते नहीं हैं, चीजें हम यहाँ से पूछते हैं और एक अनुमान निकालते हैं उसी। द केस कंट्रोल स्टडी आर द नोन एज द रिट्रोस्पेक्टिव, ठीक, रिट्रोस्पेक्टिव एंड द केस रिफरेंट स्टडी। ठीक, समझ में आया। अब इसका एक है, हम इसको समझेंगे होता कैसे है ये, ध्यान से। किसी पॉपुलेशन में मान लो 200 लोग हैं, ठीक, 200 लोग हैं, इसमें से 100 लोग, जो 100 लोग थे उनको हमने केस लिया, इसमें भी 100 लोग थे, हमने केस लिया, इसमें जो 100 लोग हमने लिया था वो पूरे पूरे उसमें डिजीज हुआ है। ठीक, ऐसे लोग हैं जिसमें डिजीज हुआ है, इसमें जो 100 लोग हैं इनमें डिजीज नहीं देखा गया, ये एक्सपोज हो चुके हैं। यानी कि जो इसमें से 50 लोग थे, अगर 100 की बात करें तो इसमें से हम मान के चलते हैं 50 नहीं 80 लोग मान लेते हैं, 80 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग किए थे, स्मोकिंग, ध्यान देना, ऐसे लोग थे जो जिन्होंने स्मोकिंग किए थे। ठीक, यानी कि ये 80 लोग जो थे स्मोकर थे। इसमें जो थे, इसमें कितने बचे, 20, यानी कि 20 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं किए थे। ध्यान देना, 20 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं किए थे, ये स्मोकिंग नहीं कर रहे थे, नॉट, यानी कि नॉट स्मोकर। ठीक, ये स्मोकिंग नहीं किए थे। इसमें जो थे इसमें क्या हुआ था, इसमें अगर हम मान लेते 85 लोग ऐसे थे, 85 लोग ऐसे थे नहीं इसको कम ले लेते, या 85 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग 2 मिनट सही कर लेते हैं, इसमें 15 लोग ऐसे रखते हैं, 15 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग किए थे। ठीक, स्मोकिंग किए थे, और 85 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग नहीं किए थे, स्मोकिंग नहीं किए थे। अब समझो 200 लोग थे पॉपुलेशन में, जिसमें से 100 लोग जो थे डिजीज से उनको लंग कैंसर था या भी जो भी मतलब बीमारी उनके होने वाली थी। ठीक, ये बात केवल स्मोकिंग नहीं है, अल्कोहल का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो 100 लोग ऐसे थे, बाकी 100 लोग जो थे
वो क्या थे, उनमें डिजीज नहीं देखा गया था, लेकिन जो एक्सपोज हुए थे, ध्यान देना एक्सपोज का ही खेल है, एक्सपोज उसमें क्या है, उसमें 80 लोग स्मोकर थे और इसमें क्या था 20 लोग नॉट स्मोकर थे। अब इसमें जिसमें डिजीज नहीं हुआ था, जो कंट्रोल थे, उनमें 15 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग करते थे। ठीक, स्मोकिंग जरूरी नहीं स्मोकिंग कर रहा है तो उसको लंग कैंसर हो ही जाए। ठीक, अब बाकी जो 85 लोग थे वो नॉन स्मोकर थे, यानी कि वो स्मोकिंग ये स्मोक करते थे, ये नॉट स्मोकर थे, यानी कि ये स्मोकिंग नहीं करते थे। ये समझ में आया, यानी कि हमको पॉपुलेशन में इसमें लंग कैंसर दिखा, हम पीछे की तरफ गए, हमने हिस्ट्री ली पूरा एक चाहे हॉस्पिटल का या फिर किसी भी वहां पे हिस्ट्री ली, तो ये हमारा स्टडी करने का ये तरीका होता है। ठीक, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया क्या क्या चीजें होती हैं। बैकवर्ड डायरेक्शन में हम चलते हैं और टाइम हमारा सही रहता है इसमें। केस केस हमने बता दिया, ए पर्सन विद द पॉपुलेशन और द स्टडी ग्रुप द आइडेंटिफाई एज हैविंग द पर्टिकुलर डिजीज, हेल्थ डिसऑर्डर या कंडीशन अंडर द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उनका जो है वो तो पूरी तरीके से इसको सिंपल सी ये बात है कि ये जो है इसमें डिजीज हम देख रहे हैं, इसमें डिसऑर्डर है, ये बीमारी से प्रभावित है। कंट्रोल की बात करें, पर्सन इन द कंपैरिजन ग्रुप दैट डिफर इन डिजीज एक्सपीरियंस और अदर हेल्थ रिलेटेड आउटकम इन द नॉट हैविंग द आउटकम बीइंग द स्टडी, यानी कि इसमें ये कहा जाता है कंट्रोल कहीं कहीं सारी चीजें इसकी सेम रहती हैं, ये भी उसी इन्वायरमेंट में रहता है। ठीक, ये भी एक्सपोज हुआ है, ठीक, चीजें स्मोकिंग कर रहा है या फिर फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, सब कुछ इसका सब कुछ सेम है, बशर्ते यही है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें डिजीज देखने को नहीं मिलता। तो स्टडी का पार्ट तो हम इसको भी लेंगे, क्योंकि इसके बिना दो ग्रुप तो हम बनाएंगे ना, दो ग्रुप में देख के कंपेयर ही तो करते हैं। शुरू में हमने जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे तो उसमें दिया था कि कंपेयर करके हम दो ग्रुपों में कंपेयर करके, अभी आएगा सिलेक्शन, जब हम किसी डाटा सेलेक्ट करते हैं रिसर्च के लिए जाते हैं तो उसमें हम अलग अलग सिलेक्शन मेथड लेते हैं कि सेलेक्ट करते हैं, फिर मैच करते हैं, फिर ग्रुप मैच करते हैं, तो वो उसी का पार्ट होता है। समझ में आया? केस क्या है, केस में आपको डिजीज देखने को मिलेगा, कंट्रोल में आपको डिजीज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन दोनों हद एक हद तक दोनों सेम होते हैं, क्योंकि इसमें भी एक्सपोज होता है, इसमें भी नहीं एक्सपोज होता, इसमें भी एक्सपोज होता है, इसमें भी नहीं एक्सपोज होता है। ठीक, आगे बढ़े, फीचर ऑफ द केस कंट्रोल स्टडी क्या होता है। द बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैज हैपेंड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द स्टडी। ठीक, स्टडी प्रोसीड बैकवर्ड फ्रॉम द इफेक्ट टू काज, हमने बता रहा था ना, इफेक्ट टू काज, यानी कि लंग कैंसर क्या है आपका इफेक्ट है, काज क्या है स्मोकिंग, स्मोकिंग आपका काज है, स्मोकिंग आपका काज है, यानी कि ये हमारा हो गया प्रेजेंट और ये हमारा हो गया पास्ट, यानी कि हम किधर चले, बैकवर्ड डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। ध्यान देना, यानी कि हमको अभी प्रेजेंट टाइम में हमारा लंग कैंसर हो गया है, अब हम पीछे जाके इनकी स्टडी कर रहे हैं, तो वही बात कर रहा है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन चल रहा है, यानी कि इफेक्ट टू काज के तरफ हम बढ़ रहे हैं। इट यूज टू कंपेरिजन ऑफ द ग्रुप टू सपोर्ट द रिफ्यूट इन द इंटरफेरेंस। ठीक, ग्रुप में स्टेप ऑफ केस एंड कंट्रोल कैसे हम करते हैं, हम बता रहे थे ना, पहले क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ द केस एंड कंट्रोल, हम सिलेक्शन करते हैं। कैसे करते हैं सिलेक्शन भाई, ध्यान से हम देखेंगे इसके बाद में सिलेक्शन कैसे, मतलब कि केस आपका कंट्रोल कहाँ कहाँ हम लेंगे, किसी हॉस्पिटल का ले रहे हैं, ठीक, या फिर किसी पॉपुलेशन का ले रहे हैं, वहां पे हम किस बेसिस पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि हमारा कुछ क्राइटेरिया होगा ना, कुछ क्राइटेरिया बना के रखे होंगे, जिसमें हम कह रहेंगे हम कोई चेक करा के लेंगे, कोई चेकअप के माध्यम से लेंगे, कोई डायग्नोसिस हम एक बनाएंगे कि इस तरीके के लोगों को ही हम लेंगे, इस एज के लोगों को ही हम लेंगे, तो ये सारा हमारा सिलेक्शन के मेथड में आता है। फिर मैचिंग आता है, मैचिंग हो गया कि दो ग्रुप बना दिए भैया, दो ग्रुप में, एक ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो फैक्ट्री से उनको कोई हेल्थ इशू हुआ है, एक लोग ऐसे हैं जो उसी में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि उनका एक्सपोजर उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे दो तीन ग्रुप बना लिए, या फिर किसी एज को ले लिए, ठीक, एज के माध्यम से कि हाँ इस एज के लोग हो गए, इस एज के लोग हो गए, इनका ग्रुप मैचिंग, तो वो सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं मैचिंग कराने के लिए, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर,
एनालिसिस एंड द इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस में हम आपको कुछ डाटा लेते हैं, न्यूमेरिकली डाटा के माध्यम से एनालिसिस करते हैं, जैसे 2x2 एक कॉलम हम बनाते हैं, उसके बाद से रो होता है, उसमें फिर प्रीवियस का पास्ट का उसमें रखते हैं, कितने लोग एक्सपोज हुए कितने लोग एक्सपोज नहीं हुए, फिर उनका डाटा हम निकालते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो ये न्यूमेरिकली थोड़ा सा हम इसको हैंडल करेंगे। तो ठीक है, समझ में आया। अगर स्टेप पूछे केस कंट्रोल स्टडी का स्टेप क्या होगा, तो पहले क्या करना, तुम सिलेक्शन करना, दूसरा क्या करोगे, मैचिंग करना, तीसरा क्या करोगे, मैनेजमेंट ऑफ द एक्सपोजर करेंगे, उसके बाद से एनालिसिस ऑफ द इंटरप्रिटेशन। यानी कि इतना चीजें हम डाटा इकट्ठा करके और ऐसे हम निकालेंगे सैंपल अपना, तब जाके हमारी केस कंट्रोल स्टडी कंप्लीट होगी। आगे बढ़े, होता क्या है, पहला आ गया सिलेक्शन केस एंड कंट्रोल। तो सिलेक्शन ऑफ केस, हम कैसे सिलेक्शन ऑफ केस करेंगे, तो डेफिनेशन ऑफ द केस इसमें कह रहा है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। हमने एक क्राइटेरिया बनाया, हमने ले लिया कि 200 लोग हैं, ठीक। अब 200 लोग में हमने डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाया कि हाँ इस तरीके के लोग मिलेंगे जिनमें सांस की दिक्कत है, ठीक, उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ क्राइटेरिया हमारा रहेगा, ठीक। उसके बेसिस पे हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, इंटरव्यू मेथड लेंगे या लिखित में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे हम दे देंगे, यस या नो करने के लिए दे देंगे, उसके बेसिस पे हम उनको छांटने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या एलिजिबल है, एक उसका भी हम डाटा बनाएंगे कि हाँ अगर कोई व्यक्ति है जिसका उम्र इतना है, ठीक, 31 साल है, दूसरा वजन उनकी क्या है, 26 केजी का वजन है उनका, या फिर 36 केजी का वजन है, या 26 से 36 केजी का वजन इनका इतने समय में घट रहा है, उनका एज हो गया, एज तो हमने लिख ही दिया, सेक्स हो गया उनका, ठीक, उनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, तो एक क्राइटेरिया बना दिया कि हम इस तरीके के लोगों को ही हम लेंगे, जो जैसे फैक्ट्री वर्कर हैं, फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक, तो ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, तो ऐसे व्यक्ति को हम लेंगे। तो ये हमारा हो गया सिलेक्शन ऑफ द केस, हम कैसे केस को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसी में क्या सोर्स होंगे हमारे, सोर्स क्या होंगे केस को लेने के लिए, कहां कहां से ले सकते हैं, हर जगह से नहीं ले सकते। हॉस्पिटल, अब एक हॉस्पिटल है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, ठीक, अब वहां पे क्या है कि कोई रेडियोलॉजी में एक्सरे हो रहा है, एमआरआई कराया जा रहा है, तो क्या होता है, एक्सरे में रे जो होती हैं हार्मफुल होती हैं, सबको पता है। तो उस रे से हम देख रहे हैं कि वहां जो कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, 20 25 50 जो भी कर्मचारी हैं, तो उनका भी हम स्टडी करना चाहते हैं, तो वहां से लेंगे भाई कि हाँ वो एक एक्सपोजर में है, वहां पे खड़े रह रहे साल 10 साल 15 साल 20 साल से, और उनको स्किन की प्रॉब्लम हो गई, आई की प्रॉब्लम, तमाम तरीके का अगर दिक्कत आ रहा है, तो हम पीछे उनके जाके स्टडी करेंगे, कितने साल आपने जॉब किया वहां पे, उस हॉस्पिटल में क्या काम करते थे, क्या चीजें थी, तो वो भी एक हमारा स्टडी का पार्ट हो गया। दूसरा चीज, हॉस्पिटल में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहां मरीज बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं, जैसे एल्कोहल का है कोई डिपार्टमेंट है, या डी एडिक्शन सेंटर है, या फिर अगर हम किसी कैंसर वाले डिपार्टमेंट में चले गए, सिंपल सा एग्जांपल है कैंसर वाले में, तो वहां पे हम देखेंगे कितने हमको पेशेंट वहां मिल रहे हैं, 100 है, 150 है, 200 है, तो उस तरीके से हम वहां से डाटा इकट्ठा करते हैं। ये हमारे सोर्स हैं। उसका जनरल पॉपुलेशन, किसी जनरल पॉपुलेशन मतलब किसी गांव, किसी कस्बे, किसी शहर का हम लोगों को लेंगे स्टडी करने के लिए। तो ये समझ में आया, सिंपल सा। पहले सिलेक्शन में हमने क्या किया, आगे बढ़े। सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल, कंट्रोल कैसे, कंट्रोल मस्ट बी द फ्री फ्रॉम द डिजीज अंडर द स्टडी। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो है ज्यादातर, हम देखो हॉस्पिटल में गए तो जरूरी नहीं है कि हमने जो पूरा उठाया केवल बीमार मरीजों को ही उठाया, ठीक, वहां रहने वाले लोग भी हैं, वहां काम करने वाले लोग भी हैं, मतलब उस हॉस्पिटल इन्वायरमेंट के जो लोग हैं उन पे हम स्टडी करना चाहते हैं, ठीक। तो कंट्रोल कहीं ना कहीं ये डिजीज इसको नहीं है, डिजीज नहीं है, ठीक, तो डिजीज नहीं है भाई, तो वहां पे जब हम किसी पॉपुलेशन से अगर उठा रहे हैं या हॉस्पिटल से उठा रहे हैं, तो उसमें दोनों तरह के लोग मिलेंगे ना, नॉट एक्सपोज और एक्सपोज, तो हमने शुरू में देख लिया, तो वो दोनों तरह के लोग उसमें आ रहे हैं, ठीक। तो कंट्रोल एकदम फ्री फ्रॉम द डिजीज अंडर द स्टडी, उसके बाद मस्ट बी द सिमिलर टू द केसेस एक्सेप्ट फॉर द डिजीज अंडर द स्टडी, ठीक। सिलेक्शन ऑफ द कंट्रोल इन द मोस्ट डिफिकल्ट, यही बात हम ध्यान देंगे कि हम कैसे सिलेक्शन, क्या मेथड रहेगा हमारा, क्योंकि हमको चाहिए तो दोनों, क्योंकि जब हम ऑड रेशियो हम पढ़ेंगे इसके आगे, वो भी स्टडी का हमारा पार्ट है, तो उसमें क्या होता है कि जब स्मॉल ग्रुप रहता है तो कम लेते हैं हम, जैसे 4:1 का रेशियो लेते हैं, लार्ज रहता है तो कुछ और रेशियो लेते हैं, तो वो रेशियो की बात है। तो वो जहां पे कंट्रोल और केस की बात हम करते हैं,
तो वहां पे जो रेशियो होता है बदल जाता है, ठीक। कभी 4:1 हो सकता है, 1:1 लेते हैं लार्ज ग्रुप के लिए, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है इसका हमें सिलेक्शन करने का। तो सोर्स ऑफ द कंट्रोल हॉस्पिटल, जनरल पॉपुलेशन पे ले सकते हैं हम, ठीक। रिलेटिव हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी हो सकते हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं इसमें कंट्रोल को सेलेक्ट करने का। मैचिंग आ गया ना, मैचिंग। Control and the case related are the matched on the variable which are the important in the influencing the outcome of the disease, ठीक। इट इज डन ऑन द सर्टेन फैक्टर, जैसे हो गया एज, सेक्स एंड ऑक्यूपेशन, हमने बताया था ना, अभी समझाते हैं कैसे। सोशल क्लास इज द मैचिंग इज द डिफाइंड एज द विच द कंट्रोल एंड द सेलेक्ट द, जैसे क्या है, कहने का मतलब इसका ये है कि जब मैचिंग करा रहे हैं तो कुछ मतलब दो ग्रुप हम ऐसे ग्रुप बना लिए, ठीक। कंपेयर करना, इसमें ग्रुप का मतलब यही है। अब इस ग्रुप में हम रख रहे हैं कि हम ले लिए 31 साल के लोग रहेंगे इसमें, ठीक। 31 साल के लोग रहेंगे, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल वाले लोग रहेंगे, फैक्ट्री में जो काम कर रहे हैं वो लोग रहेंगे, जिनको रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है ऐसे लोग रहेंगे। इसमें भी हम रख रहे हैं ऐसे ही लोग कि हाँ इसमें भी हमने 30-35 लोग को ले लिया, ये जो उनका ये रहेगा, ठीक। ये इतने घंटे वर्क कर रहे हैं, तो मतलब अलग अलग 200 में अलग अलग हमने लोगों को बांट लिया, ठीक। उनके एज के आधार पे, उनके सेक्स के आधार पे, उनके ऑक्यूपेशन के आधार पे। अब उसके बाद हम इसको ग्रुप को मैचिंग करा रहे हैं, ठीक, कि हाँ ये पूरा जो जो हम क्राइटेरिया लिए थे उसके हिसाब से ये लोग हैं कि नहीं, तो वही बस उसके कहने का मतलब यही है कि कंट्रोल इज द केस रिलेटेड द मैचिंग इज द वेरिएबल व्हिच द इंपॉर्टेंट ऑफ द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द आउटकम एंड द ऑफ द डिजीज, ठीक। जिसमें हम मैचिंग में क्या क्या लेते हैं, आपका एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास, कहाँ काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें। तो मैचिंग में आएगा तो ये लिख दोगे आराम से, कैसे मैच करा रहे हैं। मेजरमेंट ऑफ द एक्सपोजर, अब हम मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, हम जो डाटा ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं डाटा, तो उसका है कि इंटरव्यू मेथड, यानी कि हमको भाई किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को लंग कैंसर हो गया है, अब इससे हम पूछेंगे ना पीछे कि तुमने कहाँ कोई काम किया, ऑक्यूपेशनल तुम्हारा ये दिक्कत है, या कि तुमने स्मोकिंग तुम कर रहे थे, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे थे, ये सारा डाटा लेने के लिए हमको उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना, तभी तो हमको निकल के आएगा। तो इंटरव्यू मेथड लेंगे हम, इंटरव्यू मेथड से, यानी कि उससे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कैसे, मतलब कि 2-4 मल्टीपल चॉइस करके, या फिर यस या नो, सिंपल सी बात होती है यस या नो, या ट्रिक मेथड लेते हैं कि हम ट्रिक लगा के पूछ सकते हैं कि आप बताइए कितने साल तक काम किए, क्या क्या काम करते थे, ये सारी पास्ट रिकॉर्ड उनकी चेक करेंगे, यानी कि अगर कहीं हुआ है, कभी बीमार पड़ा है, या फिर कोई कहीं दवा उसकी चली है, तो सारा चीजें निकालेंगे। अगर उससे नहीं पता है उसके फैमिली मेंबर से पूछेंगे कि कहाँ कहाँ काम करते हैं, पास्ट रिकॉर्ड उसका चेक करेंगे, इससे पहले कोई सर्जरी वाली प्रॉब्लम हुई है कि नहीं, हॉस्पिटल रिकॉर्ड चेक करेंगे, वही सारी चीजें। अगर कहीं दवा कराया है तो हॉस्पिटल रिकॉर्ड उसका क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड क्या है, हमने बात कर लिया एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के बारे में, यानी कि वो जहाँ जॉब करता था, जहाँ काम करता था, वो कैसा माहौल था, एनवायरमेंट वहाँ पे कैसा था, है ना। पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, कि क्या एयर पॉल्यूटेड था, या फिर वाटर में कहीं ऐसी जगह काम करता था, ठीक। तो ये सारी हम मेजरमेंट में एक्सपोजर लेंगे। आएगा बाबू तो इतना लिखना पड़ेगा तुमको, समझ में आया, ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है डाटा तो तुमको देना पड़ेगा, नंबर तो ऐसे नहीं मिलेगा। अब आ गया एनालिसिस, ये होता क्या है एनालिसिस में एक्सपोजर रेट अमंग द केस एंड कंट्रोल द सस्पेक्टेड फैक्टर, estimation of the disease risk associated with the exposure of the odd ratio, इसी बारे में बात कर रहे थे हम, odd ratio आएगा भी आगे। तो हम अब ये इतना सारा चीजें हम पा लिए भाई, 100 ले लिए, 200 ले लिए, वहां से 80 ऐसे उठा लिए, जहां स्मोकिंग कर रहे थे वहां 15 ऐसे उठा लिए जहां स्मोकिंग नहीं कर रहे थे। अब इनका हम कैसे एक क्राइटेरिया तो बनाएंगे, कैसे हम छांटेंगे कि कितने लोग कितना परसेंटेज है, कितने ज्यादा चांस थे लंग कैंसर होने के अगर इतना स्मोकिंग कर रहा था, कि पूरा एनालिसिस हम कैसे करेंगे, इसी के माध्यम से बताते हैं कैसे। इसमें एक्सपोजर रेट जो होता है इसको निकालने का, इसको हम बोलते हैं 2x2, इसको बोलते हैं निकालने का मेथड होता है। मतलब इसमें ये होता है कि 2 कॉलम होने चाहिए इसमें, एक होता है आपका रो, इसमें रो और कॉलम, रो में आपका 2 होगा और इसमें 2 होगा, यही इसको 2:2 कहते हैं, यानी कि एक ये होती है
ठीक, एक ये होती है और दो, एक ये होता है आपका, एक ये होता है, यानी कि ये मेथड होता है। ध्यान देना, जब आता है ये देखने में इतना सिंपल लग रहा है ना, लेकिन तुमको एग्जाम में इतना लिखना पड़ता है। जब लोग रिसर्च करते हैं ना तो ये चीजें बनाते हैं और ये मेंशन करना पड़ता है कि हमने इस स्टडी से, हमने इस मेथड से ये डाटा निकाल के आपको दिया है। तो ये बस ऐसे दिख रहा है ना, लिखना पड़ता है बाबू ये से। द केस कंट्रोल स्टडी बिटवीन द स्मोकिंग एंड लंग कैंसर, यानी कि हम बात करें अगर केस का, तो लंग कैंसर इनको हो चुका है, कंट्रोल विदाउट लंग कैंसर। तो ये ऐसे डाटा दिया, हम अपना वाला डाटा लेते हैं जो हमने टोटल 200 लोगों को लिया था, ठीक, 100 लोगों को हमने बांट दिया था अलग अलग। अब 100 लोग में इसमें 80 लोग ऐसे थे जो स्मोकिंग कर रहे थे, इसमें 20 लोग ऐसे थे ये स्मोकर थे, ये नॉट स्मोकर थे, ठीक। इसमें 15 लोग ऐसे थे जो स्मोकर थे, इसमें क्या था, 85 लोग ऐसे थे जो स्मोकर नहीं थे, 85 लोग ऐसे थे जो स्मोकर, इसमें स्मोकर थे, इसमें स्मोकर थे, इसमें स्मोकर नहीं थे, ये भी स्मोकर नहीं थे। तो हमने ऐसे बांटा था, तो ठीक वही है, देखना ध्यान से। जो नॉन स्मोकर है इसमें अगर हम डाटा फिल करना चाहें किसमें, केस वाले में, तो नॉट स्मोकर जो है आपके ये इसमें आ जाएंगे 20 वाले में, सॉरी स्मोकर आपके कितने हो जाएंगे, 80 और इसमें 20, और इस वाले में अगर हम बात करें तो स्मोकर जो थे कितने थे, 15, और इसमें कितने थे, 85। समझ में आया, एकदम सिंपल है, देखो आसानी से बैठ भी गया कि तुम्हारे 80 जो थे इसमें एक्सपोज्ड वाले में, जिसमें ये केस था हमारा, क्या था, ये हमारा केस था, ध्यान देना, ये हमारा क्या था, कंट्रोल था, ये हमारा केस था, ये हमारा कंट्रोल था, जिसमें हमने 80 ले लिया जो स्मोकर थे, और इसमें जो 20 थे वो नॉन स्मोकर थे, और इसमें क्या हुआ, 15 जो थे, ये कंट्रोल है, कंट्रोल ध्यान देना, 15 जो थे ये स्मोकर थे, और इसमें क्या था, ये टोटल इतने 85 जो थे ये नॉन स्मोकर थे। अब इसी को जोड़ दिया है, तो टोटल वाला हम नहीं लेते हैं, बस रेशियो हम लेते हैं। तो ये समझ में आया एक्सपोजर रेट क्या होता है, सिंपल है एकदम। हमने लंग कैंसर वालों को रखा यहाँ पे, और जिनको जो डिजीज लंग कैंसर नहीं होता उसको यहाँ रखा। तो ये बाबू जैसे आएगा इसको बना देना, बाकी ये कोई वो नहीं है जोड़ने वाला है, इसको हम लेते नहीं है, मतलब ठीक है। अगर जो टोटल जोड़ो तो आ जाएगा तुम्हारा a प्लस बी को तुमको जोड़ना रहेगा और c प्लस डी को जोड़ना रहेगा, और इसका अगर जो हम बात करें कि इतने इस वाले में, तो a प्लस सी को हम जोड़ लेंगे, सिंपल सा a प्लस सी को जोड़ लेंगे या b प्लस डी को जोड़ लेंगे, तो हमारा ये टोटल मिल जाएगा और हमारा ये टोटल मिल जाएगा। तो हमारा रो का जो टोटल है ये आ जाएगा तुम्हारा, और तुम्हारा जो कॉलम का टोटल है, ध्यान देना, जो कॉलम का टोटल है वो तुम्हारा ये आ जाएगा, सबको जोड़ के हम यहाँ निकाल लेंगे। सिंपल है, समझ में आया, ये थोड़ा सा वैसे है ना। एक्सपोजर रेट अब हम यहाँ निकाल लेंगे। केस की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस सी, यानी कि अगर बात करें हम a, तो ये क्या है, हमारा स्मोकर है जो केस में आ रहे हैं, स्मोकर जिनको लंग कैंसर हो गया है। उसके बाद से सी हमारे नॉन स्मोकर में आ रहे हैं, यानी कि ये और ये जोड़ के नीचे, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे, ये हो गया आपका केस वाले में, ये स्मोकर हो गए, ये स्मोकर प्लस नॉन स्मोकर, ये जोड़ के हम निकालेंगे तो ये हमारा केस का रेट आ जाएगा। केस का रेट निकालने आ गया, जो स्मोकर रहेंगे हम ऊपर लिखेंगे प्लस स्मोकर प्लस नॉन स्मोकर, ये हमारा केस का हो जाएगा। ऐसे कंट्रोल का जो हमारे डिजीज इसमें हुए रहेंगे, एक बार पीछे देखते हैं कैसे है। जो बी पार्ट है, यानी कि जो इसमें स्मोकर है जिनको कैंसर नहीं हुआ था, जो हमारे इसमें जो स्मोकर है जिनको कैंसर नहीं हुआ था उसको हम ऊपर रखेंगे, यानी कि ये भी स्मोकर है लेकिन इनको डिजीज नहीं हुआ है, ठीक। तो स्मोकर प्लस ये डिजीज नहीं हुआ, इनको डिजीज नहीं हुआ है, प्लस ये नीचे वाले जो हमारे नॉन स्मोकर हैं, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी थी हमारी 15, और ये 15 प्लस 85 हो गया ना, 15 प्लस 85 यानी कि ये 100। तो ये जो रेट हम निकालेंगे ये कंट्रोल का हो जाएगा। तो ये याद रहेगा ए प्लस सी, और ये हो जाएगा हमारा बी एंड बी प्लस डी, ये हमारा हो गया केस, ये हमारा हो गया क्या, केस, और ये हमारा हो गया कंट्रोल।
देखो जानते हो क्या होता है एग्जाम में, जब ये सारी चीजें लिखते हो ना तो एग्जामिनर थोड़ा खुश होता है, नंबर तुमको देता है, क्योंकि ये सारी चीजें स्पेसिफिक है ना। तुम डाटा लिख दिए, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ठीक है, लेकिन ये चीजें आनी चाहिए, ठीक। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्मोकिंग वाज द डेफिनेटली हायर अमंग द लंग कैंसर पेशेंट देन द दोज आर विदाउट द कैंसर। समझ में आया ये? ऑड रेशियो, ऑड रेशियो, रिलेटिव। इसमें देखो ऑड रेशियो और रिलेटिव में ये आता है कि तीन तरीके की चीजें होती हैं। एक तो हो गया तुम्हारा पॉजिटिव, एक हो गया तुम्हारा जीरो, और एक हो गया निगेटिव, ठीक। यानी कि अगर जो चीजें लेस देन अगर एक है, वन से अगर कम है, ठीक, वन से अगर कम है ना, अगर ये जीरो के बराबर है, ठीक, जीरो के बराबर आ रही है, और ये एक से ज्यादा है, यानी कि एक से वैल्यू इसकी ज्यादा है, तीन चीजें होती हैं। तो इसको हम डिफाइन करते हैं, odd of the an events is the defined as the ratio of the number away from the event can occur of the number away from the event cannot the occur, जिसमें odd ratio of the odd that the cause or the expose, जिसे हम पीछे हम देख रहे थे, ध्यान देंगे पीछे, तो जो हम ये रेशियो निकाल रहे थे वो पर्सपेक्टिव एक के लिए था। अब जब यही हम निकालते हैं तो ये क्या होता है कि ऑड रेशियो में जो हमने बता रहे थे कि केस कंट्रोल का रेशियो क्या होता है, 4:1 हो सकता है, 1:1 हो सकता है, लार्ज पॉपुलेशन के लिए अलग निकालते हैं, स्मॉल पॉपुलेशन के लिए अलग निकालते हैं। तो उसी चीज को हम निकालते हैं, रेशियो ऑफ द ऑड दैट काज ऑफ द वेयर द एक्सपोज टू द ऑड दैट द कंट्रोल एंड एक्सपोज, ऊपर रखेंगे और नीचे, सिंपल, अभी आगे समझ में आ जाएगा कैसे है। देखो जैसे क्या है आउटकम ऑफ द केस स्टडी, इसमें क्या है, एक्सपोज जो है जिसमें डिजीज हुआ है वो ए है, जो नॉट डिजीज हुआ है वो बी है, ठीक। इसके बाद से इसमें जो नॉट एक्सपोज हुआ है, यानी कि ये स्मोकर थे, ये नॉट स्मोकर थे, ये नॉट स्मोकर थे। इसमें क्या था, ये स्मोकर थे, इसमें नॉट स्मोकर थे, लेकिन इनको डिजीज नहीं हुआ था, और ये दोनों डिजीज से प्रभावित थे, ये दोनों डिजीज से प्रभावित, इसमें डिजीज हुआ था, इसमें डिजीज नहीं हुआ था, इसमें डिजीज हुआ था। अब ऑड रेशियो जब निकालेंगे तो ऑड दैट द केस वाज एक्सपोज्ड, ध्यान देना, जो एक्सपोज्ड हुए हैं, सिंपल सी बात, जो एक्सपोज्ड हुए हैं उनको हम रखेंगे ऊपर। तो एक्सपोज्ड कौन कौन हुए हैं आपके, इसमें हम बात करें तो ए एक्सपोज, जैसे अगर जो हम इस वाले में देखें, एक्सपोज्ड, इसमें समझ में आएगा आपको, ठीक। तो जो आपका केस था इसमें एक्सपोज हुए थे, ठीक, और जो कंट्रोल था इसमें एक्सपोज, तो एक्सपोज दोनों में हो रहे थे, ठीक, दोनों में। तो अगर बात हम इसकी ए की करें और ये बी करें, और ये हमारा सी हो गया और ये हमारा डी हो गया, तो जो एक्सपोज्ड वाले थे वो हमारे कौन थे, ए एंड सी थे, ठीक। और नॉट एक्सपोज वाले कौन थे, ये हमारे कौन थे, बी एंड डी, बी एंड डी थे, ठीक। तो इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, समझ में आया, एकदम सिंपल है, यहां से समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ें, ठीक है। और डेट द कंट्रोल वाज एक्सपोज, जो एक्सपोज हुए हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और डेट द केस ऑफ द वाज एक्सपोज एंड और डेट द कंट्रोल वाज एक्सपोज, जो कंट्रोल में एक्सपोज हुए हैं। एडवांटेज क्या होता है इसका, केस कंट्रोल हमने पढ़ लिया, क्या इसके एडवांटेज है, क्या इसके डिसएडवांटेज है, देखेंगे। इट इज नॉट एक्सपेंसिव, सही बात है, एक्सपेंसिव नहीं है, यानी कि अगर हम बात करें इसमें तो ये भाई को हम कुछ भी इसमें अब उनका ऑलरेडी दवा चल रहा है, किसी लंग कैंसर वाला पेशेंट है उसका दवा चल रहा है। अब उसमें क्या है कि कोई भी हम अभी पास्ट में ही जाके तो स्टडी कर रहे हैं, जब स्मोकिंग कर रहा था तो, ठीक। अब वहां जाके हम सुई इंजेक्शन गोली दवाई थोड़ी कर रहे हैं उसके ऊपर, हम तो बस यहाँ बैठ के पूछ रहे हैं, इससे चीजें हम पूछ रहे हैं, तो इसमें खर्च लगनी नहीं वाली है, कुछ हम उस पर पैसा लगा ही नहीं रहे हैं।
ना, तो उसकी बात कर, इट इज सुटेबल फॉर इन्वेस्टिगेशन रेयर डिजीज, ये रेयर डिजीज के लिए सही रहता। क्या हुआ कि कोई डिजीज ऐसा रहा और हम इसके स्टडी कर रहे हैं, पुराना है, ठीक है, वो आया, बीमारी हुई, उससे वो चला गया, ठीक, अब उसका हम, अब कोहरेट वाले में क्या हो जाता है कि उसको फ्यूचर का देख के करना रहता है, और बीमारी इसकी बहुत कम है ना, रेयर है, कभी हो रही है, छोटा कभी हुआ, आया, चला गया, तो उस पर हमारा क्या होता है कि हमने स्टडी कर, हमको डाटा कभी मिला ही नहीं, उस तरीके की बीमारी ही खत्म हो गई, उसकी दवा आई एक बार, कभी आया, बीमारी खत्म हुई, तो हमारी स्टडी अधूरी रह जाती है, ठीक। तो बहुत रेयर स्टडी के लिए सुटेबल होता है, नॉट, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉलो अप, हाँ सही बात है, इसमें फॉलो की जरूरत नहीं है। इट इज स्टडी हैविंग द लेस एथिकल प्रॉब्लम हैव लॉन्ग टर्म डिजीज, यानी कि एथिकल प्रॉब्लम का मतलब यही हुआ कि कुछ भी ऐसा हम उसके शरीर पे कर नहीं रहे हैं भाई, कोई जांच नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ सैंपल नहीं उसके शरीर से निकाल रहे हैं, तो एथिकली वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्पफुल टू द फाइंड आउट द वेरियस इटोलॉजिकल फैक्टर, इट इज हेल्पफुल फाइंड आउट द इटोलॉजिकल फैक्टर। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज डिफिकल्ट द कैलकुलेशन इन इंसिडेंस ऑफ द डिजीज, सही बात है, सबसे अच्छा तो हमको यही लग रहा है ये कि जो इंसिडेंस हमारा क्या रहता है, प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, यानी कि अभी, अभी का जो होता है, अभी जो बीमारी दिख रही है, बीमारी में जो कारण हमें पता चल रहे हैं, तो वो उसकी अभी, तो हम अभी में तो कर ही कहा ना, हम तो पास्ट जा रहे हैं ना, हम तो पास्ट में जा रहे हैं, हम तो पास्ट में उससे डाटा पूछ रहे हैं को पहले क्या बीमारी थी, तो इसके लिए तो है ही नहीं भैया, पहली बात, ये किसके लिए होगा, कोहरेट के लिए होगा, ध्यान देना, कोहरेट जब स्टडी पढ़ेंगे हम तो उसके लिए होगा। इट इज द डिफिकल्ट सेलेक्ट केस कंट्रोल में भी बायस, हमने बायस पढ़ा था, बायस क्या होता है कि कभी कल केस और कंट्रोल को सेलेक्ट करने में बहुत सारी त्रुटि हो सकती है, कि तुमने डाटा दिया किसी ऐसे, क्योंकि हम इस उम्र के लोगों को लेंगे, ठीक, उसमें तुमको उस उम्र के लोग नहीं मिले, ठीक, अलग अलग उम्र के लोग मिल गए, या फिर तुमने कहा कि इस पॉपुलेशन से हम लोग लेंगे स्टडी करने के लिए तुमको, और उस पॉपुलेशन में कोई माइग्रेट नहीं होगा, कोई जाएगा नहीं, कोई आएगा नहीं, तो ये भी तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं सही हो पा रहा है। तो बहुत सारे जब सिलेक्शन हम मेथड अपनाते, मैचिंग, जब मैचिंग ग्रुप हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने अलग अलग 2 ग्रुप बनाया था, जिसमें अलग मतलब जेंडर के आधार पे, ऑक्यूपेशन के आधार पे और एज के आधार पे हमने दोनों ग्रुप को रखा था, मैचिंग कर रहे थे उन दोनों ग्रुपों में क्या कमियां क्या चीजें, तो अगर वहां भी त्रुटि आ रही है, बायस हो रहा है, तब भी हमारा जो मेथड पूरा स्टडी है गलत हो सकता है। तो वही कह रहा है, बायस डिफिकल्टी होती है इस स्टडी को पढ़ने के लिए। तो ये था हमारा केस एंड कंट्रोल, ठीक। तो इसमें जो चीजें थी आपका बताएं, केस हमारा 2 नंबर में वेरी शॉर्ट में पूछता है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तो अब आए तो लिख सकते हो, सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और ये हमारे सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है, मतलब एपनोलॉजिकल में ये सारी जो मेथड है ना स्टडी करने का, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं ना, इसमें से टच करता है क्वेश्चन, तो ध्यान देना, आराम से लिखा जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी इसके बाद हम कोहरेट स्टडी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, थैंक यू।